कि ऐसा माना जाता है कि एक बार बादलों को तरस आ गया था हमारी इस प्यासी भूमि, इस रेगिस्तान की भूमि, इस वीर भूमि पर। तो उन्होंने सबने मिलकर एक संगठन बनाया और इस एक दया भावना से हमारी इस धरती पर बरसने के लिए आ गए थे। तब इस वीर भूमि ने बादलों को कहा था कि इन धरती पर गाजता बादल थोड़ो लज, न पानी न काई पीवती आ रजत पियोड़ी रज। की हे बादल, तेरे को मुझ पे इतनी दया दिखाने की आवश्यकता नहीं है। मेरे को तेरे बादलों की आवश्यकता नहीं है, ना ही तेरे जल की आवश्यकता है, क्योंकि इस धरती के वीरों ने मेरे को अपने लहू से सींचा है। तो मेरे को तेरे पानी की आवश्यकता नहीं है। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लक्की जहांगीर और मैं एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके विद लक्की में और शौर्य सीरीज में, जिसमें हम राजस्थान का गौरवशाली इतिहास पढ़ रहे हैं। आज की हमारी क्लास नंबर 3 रहेगी, उसके अंदर हम गुजरों से रिलेटेड हम इतिहास पढ़ रहे हैं। हमारा जो आज का इतिहास रहेगा वो ककुस, वत्सराज और नागभट्ट सेकंड से रिलेटेड रहेगा कि इन्होंने अपने अपने जीवन में कौन कौन से महान कार्य किए थे जिसने राजस्थान को ये नक्शा प्रदान किया है। बिना किसी समय गवाए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों की 2 मिनट लेना चाहूंगा और जो पुराना हमने जो कल पढ़ा था उसके बारे में रिवाइज कराना चाहता हूँ। अगर आप लोगों को इतिहास से अगर प्रेम नहीं हो जाए तो मेरा नाम बदल देना और नाम सोच के रख लेना अगर आप लोगों को नाम बदलना है तो। चलते हैं हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। कल हमने जो पढ़ा था, देखो अगर आप लोगों को इतिहास को अगर याद करना है, अगर उसके डर से छुटकारा पाना है तो आप लोगों को पुराना रिवाइज होना जरूरी है। कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि हमने सबसे पहला पढ़ा था कि हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र को हमने क्या कहा था कि इसका आदि पुरुष कहा था, गुर्जर प्रतिहारों का आदि पुरुष कहा था। इसके हमें पता है कि 6वीं 7वीं शताब्दी में ये मंडोर मारवाड़ में शासन करने लग गए थे। हरिश्चंद्र की 2 पत्नियां थी, एक क्षत्रिय थी एक ब्राह्मण थी, एक क्षत्रिय थी एक ब्राह्मण थी। क्षत्रिय के 4 पुत्र हुए थे। क्षत्रिय के कितने हुए थे? 4 पुत्र हुए थे। एक भोगभट हुआ था, एक कदक हुआ था, एक दह हुआ था और एक रजिल हुआ था। यहाँ पर इस समय क्या थे, एक योग्यता के हिसाब पे क्या दिया जाता था, इनको राजगद्दी दी जाती थी। आने वाला जो भविष्य के अंदर जो शासन बना था वो कौन बना था? रजिल बना था। आप लोग बस आंख बंद करके मेरे को सुन लेना, कल की क्लास अगर नहीं देखी हो तो जाके देख लेना। रजिल, रजिल के बारे में हमने पढ़ा था कि रजिल के बारे में कि इसके दरबार में एक दरबारी कवि हुआ था नरहरि ब्राह्मण। कौन सा हुआ था? नरहरि ब्राह्मण। इसने राजा की उपाधि रजिल को दी थी और इसने एक राजसूय यज्ञ भी करवाया था। इसके बाद आता है नरभट्ट, इसके बाद आता है नरभट्ट। नरभट्ट के टाइम पे क्या आया था? व्यांसांग आया था इसके दरबार में और इसने एक इसको उपाधि दी थी पेलो पोली की उपाधि, पेलो पोली की उपाधि ये दी थी। आप लोगों को ये लिखना नहीं है, मैं सिर्फ आप लोगों को रिवाइज कराना है। इसका मतलब होता है कि साहसिक कार्य करने वाला। इसके बाद आता है एक महान शासक नागभट्ट से, नागभट्ट फर्स्ट। कौन आता है? एक महान शासक नागभट्ट फर्स्ट। इसका कार्यकाल मैंने बताया था 730 से लेकर 760 ईस्वी तक इसका कार्यकाल रहा था। इसके अपने कार्यकाल में बहुत सारे ऐसे महान महान कार्य किए थे। इसकी जो जानकारी मिलती है हमें ग्वालियर प्रशस्ति के अंदर मिलती है और इसके अंदर इसे मंडोर का वास्तविक संस्थापक भी किसे कहा गया है कि नागभट्ट प्रथम को कहा गया। इसकी जो उपाधियां थी मैंने आप लोग बताई थी, नागवालोक, नारायण मूर्ति अवतार, नारायण मूर्ति अवतार। ये कब मिली थी? इसने नारायण मूर्ति अवतार की जिस प्रकार भगवान श्री राम ने क्या किया था कि लोगों की पुकार सुनकर सुदर्शन चक्र और तीर कमान उठाए थे, उसी प्रकार मैंने भी लोगों की गुहार सुनकर क्या किए हैं? अस्त्र उठाए और उनको इन पाप से क्या किया है? मुक्ति दिलाई। कौन से पाप से? मलेच्छकों के पाप से। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? मलेच्छकों का नाशक भी इसको कहा जाता है। मलेच्छा छीप की सेना को इसने क्या किया था? पराजित किया था। आक्रमण की जो जानकारी मिलती है वो हमें अल बिरूनी की एक पुस्तक है, कौन सी? किताब उल हिंद से हमें इसकी जानकारी मिलती है। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि इसके कोई संतान नहीं थे, नागभट्ट प्रथम के कोई संतान नहीं थी, इसलिए इसने हिरण्य गर्भधारी यज्ञ करवाया था। इसमें इसने जो चीफ गेस्ट बुलाया था वो किसको बुलाया था? दक्षिण का एक शासक था दंती दुर्ग। कौन था? दंती दुर्ग। इसको इसने यहाँ पर बुलाया था और यहाँ पर इससे ये बहुत प्रभावित हुआ और इसकी पुत्री थी कौन सी? भूमिका देवी। क्या थी? भूमिका देवी। इससे तो विवाह नहीं किया लेकिन इसने भतीजे ने क्या कर लिया था? भूमिका देवी को क्या कर लिया था? सेट कर लिया था। इसलिए इसने भूमिका देवी से इसका विवाह कर दिया था और इसके कोई पुत्र नहीं होने के कारण अपने भतीजे क्या कक को क्या कर दिया था? वहां का राजा बना दिया था। और कक का राजा बनाने के बाद हम आज हमारी जो क्लास रहेगी वो यहीं से स्टार्ट होती है। इतना पढ़ने के बाद हम हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं और लेके चलता हूं मैं आपको कक के पास, लेके चलता हूं आपको कक के पास। कौन सा 5 नंबर का राजा है? कक। कौन सा 5 नंबर का राजा? हेडिंग लगा लीजिए कक, कक लगा लीजिए या ककुस्त लगा लीजिए या ककुस
ऐसा भी कुछ इसका नाम मिल सकता है। इसका शासनकाल 760 से लेकर 75 775 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा था। इसने अपने शासनकाल में कौन कौन से महान कार्य करवाए थे उनके बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ऐसा माना जाता है कि ये दानवीर था, ऐसा माना जाता है कि ये दानवीर था, इसलिए इसकी दानवीरता को देखकर इतिहासकार इसे क्या कहते हैं, गुजरों का गुजरों का कर्ण। गुजरों का कर्ण किसे कहते हैं, कक को कहते हैं। कैसे कर्ण और कैसे ककुस्त या कक, इसको क्या कहते हैं, इसको दानवीरता का कर्ण कहते हैं। और क्या करवाया था इसने, इसने एक विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। कक ने क्या करवाया था, एक विजय स्तंभ का निर्माण विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। कहां पर करवाया था, मंडोर में। कहां पर, मंडोर में करवाया था। ये 2 नंबर का सबसे प्राचीन है, ये सेकंड नंबर का सबसे प्राचीन है। सेकेंड नंबर का सबसे प्राचीन जो विजय स्तंभ है वो कौन सा है, मंडोर वाला। तो आप लोगों के मन में जहन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि फर्स्ट वाला कौन सा है, तो फर्स्ट वाला नोट लगा के लिख लीजिए या स्टार लगा के लिख लीजिए। फर्स्ट वाला कौन सा था, गुप्तकालीन। फर्स्ट वाला कौन सा था, गुप्तकालीन विजय स्तंभ। गुप्तकालीन विजय स्तंभ था, ये कहां पर है, बयाना भरतपुर में। बयाना भरतपुर के अंदर है। ये किसने बनवाया था, समुद्रगुप्त ने बनवाया था। किसने, समुद्रगुप्त ने इस बयाना भरतपुर में इस विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। हमें पता है कि जो कक है इसकी जानकारी, या जो हमें हरिश्चंद्र के बारे में जो जानकारी मिलती है कि ये गुर्जर प्रतिहारों का आदि पुरुष था, तो इसकी जानकारी हमें कहां पर मिलती है, घटियाला शिलालेख में। कहां पर मिलती है, घटियाला घटियाला शिलालेख के अंदर हमें इसकी जानकारी मिलती है। कहां पर है, जोधपुर का है। ये कहां का है, जोधपुर का घटियाला शिलालेख। इसके बारे में हमें हरिश्चंद्र के बारे में और कक के बारे में जानकारी मिलती है कि कक को इसने क्या कहा है कि जो गुर्जर प्रतिहारों का कर्ण कहा था और इसने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। कक के बाद हम चलते हैं एक महान शासक की, और वो कौन है, वत्स्यराज। कौन है, वत्स्यराज। हेडिंग लगा लीजिए नंबर 6। तो शासक है वत्सराज, गुर्जर प्रतिहारों का महान शासक कौन है, वत्स्यराज। इसका शासनकाल ऐसा माना जाता है कि 783 ईस्वी से लेकर 795 ईस्वी तक इसका क्या था, शासनकाल था। इसने अपने शासनकाल में क्या क्या किया है उसके बारे में मैं आप लोगों को नीचे लिखा देता हूं, और मेरे साथ आप लोग लिखते हुए चलना। इसको कहा जाता है कि गुर्जरों का वास्तविक संस्थापक। इसको क्या कहा जाता है, गुर्जरों का गुर्जरों का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। अब आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे इसके बारे में, मैं आप लोगों को यहाँ पर नोट में 2 चीजें लिखा देता हूं। क्या, मंडोर का वास्तविक संस्थापक, कल की क्लास में देख लेना अगर आप लोगों ने नहीं देखी है। मंडोर का वास्तविक संस्थापक, मंडोर का वास्तविक संस्थापक कौन था, नागभट्ट प्रथम था। और एक चीज और लिख लीजिए, यहीं पे लिख लीजिए, मंडोर का हो गया, एक हो गया गुर्जरों का आदि पुरुष। ये कौन था, हरिश्चंद्र। ये कौन था, ये कौन था, हरिश्चंद्र। इनके देखो, आप लोग जब तक कड़ी जोड़ते हुए नहीं चलोगे ना तब तक आप लोगों के लिए मुश्किल होने वाली है। इसलिए आ गया है कि वास्तविक संस्थापक ये है, तो जाहिर सी बात है मंडोर का ये है, तो गुर्जरों का कौन सा होगा, गुर्जरों का आदि पुरुष कौन सा होगा। ये सारी चीजें एक साथ लिख लीजिए। आगे चलते हैं।
ऐसा माना जाता है कि ये कौन से धर्म का अनुयायी था? ये शैव धर्म का अनुयायी था। शैव धर्म का अनुयायी, ये शैव धर्म को मानने वाला शासन कौन था? वत्सराज था। अब इसकी उपाधियां लिख लेते हैं, वत्सराज की उपाधियां। इसकी बहुत सारी उपाधियां और इसने अपने जीवन में बहुत सारे अच्छे अच्छे काम किए हैं, तो यहीं पे लिख लेते हैं। इनकी उपाधियों का जिक्र भी हम यहीं पे कर लेते हैं। सबसे पहले जय वराह की उपाधि मिली इनको, कौन सी? जय, सबसे पहले इन्हों जय वराह की उपाधि मिली है। इसके अलावा कलर चेंज कर लेते हैं, महाराजा धीराज, महाराजा धीराज, परमेश्वर, और एक उपाधि जो सबसे इंपॉर्टेंट उपाधि है वो कौन सी है? रणहस्तीन की उपाधि। इसके ऊपर आप लोग स्टार लगा लेना, 2-3 लगा लेना। रणहस्तीन की उपाधि भी किसको मिली है? वत्सराज को मिली है। अब रणहस्तीन की उपाधि के मिलने के पीछे क्या कारण है, ये कब मिली थी, इसकी कहानी मैं आप लोगों को आगे बताने वाला हूं। सिर्फ यहां पर इतना लिख लीजिए कि कन्नौज विजय के बाद, कन्नौज विजय के बाद ये उपाधि इनको मिली थी। कन्नौज विजय के बाद ये उपाधि इनको मिली थी। इसके बाद आगे हम लिखते हैं इनके कार्यों के बारे में कि इन्होंने मंदिर निर्माण कौन कौन से करवाए। इन्होंने मंदिर का कौन कौन से का निर्माण करा? सबसे पहले ओसियाम के मंदिर का निर्माण करवाया था इसने जोधपुर में। ओसियों के मंदिर निर्माण, ओसियों के मंदिर का निर्माण करवाया था। कहां पर? ये जोधपुर में। और सचियाई माता का मंदिर का निर्माण करवाया था इसने। माता के, सचियाई माता के मंदिर का निर्माण करवाया था। महिषासुर मर्दनी, कौन सा रूप था? महिषासुर मर्दनी का रूप था। कौन सा? महिषासुर, महिषासुर मर्दनी। कौन सी शैली में करवाया था? ये ज्यादा जो महामारु शैली में निर्माण करवाया था। इन मंदिर का निर्माण कौन सी शैली में करवाया था? महामारु शैली में इन मंदिर का निर्माण करवाया था। और क्या करवाया था इन्होंने? हरिहर मंदिर का निर्माण भी करवाया था। कौन सा? हरिहर मंदिर का निर्माण भी करवाया था। ये भी कहां पर, ये कहां पर करवाया था? जोधपुर में। और जोधपुर में करवाया था। और ये कौन सी शैली में? ये ज्यादा जरूरी है, कौन सी शैली के अंदर है? पंचायतन, पंचायतन शैली के अंदर इन्होंने हरिहर मंदिर का निर्माण करवाया था। नीचे एक नोट लगा के जरूर लिख लेना, यहां पर नोट लगा के लिख लेना कि वत्सराज गुजरात के एक लोक देवता भी है। इसमें आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना, वत्सराज गुजरात के क्या एक लोक देवता भी है। वत्सराज के बारे में और अगर इनकी महानता के चर्चे अगर हम करें तो वत्सराज कहते एक कवि भी थे। वत्सराज कहते एक कवि थे, कवि भी थे। कवि थे तो जाहिर सी बात है इन्होंने रचनाएं भी लिखी है।
इनकी जो रचनाएं कौन कौन सी है, क्रम वाइज लिख लेना। इन्होंने कितनी लिखी थी, 6 रचनाएं लिखी। इन्होंने कितनी लिखी है, 6 रचनाएं लिखी। सबसे पहले रुक्मणी हरण, सबसे पहले कौन सी, रुक्मणी हरण। 2 नंबर पे लिख लीजिए कर्पूर चरित्र, कंफ्यूज नहीं होना है, कर्पूर मंजरी है वो राजशेखर की है, कर्पूर मंजरी यहां पर लिख लेना। मंजरी ये किसके, ये राजशेखर की कविता है। और कर्पूर चरित्र किसकी है, वत्स राज की कविता है। तो 2 हो गई। हमने कौन कौन सी लिख ली, रुक्मणी हरण, कर्पूर चरित्र लिख ली। 3 नंबर पे आप लगा लीजिए हास्य चूड़ामणि, 3 नंबर पे लगा लीजिए हास्य, 3 नंबर पे लगा लीजिए हास्य चूड़ामणि। 4 नंबर पे लगा लीजिए समुद्र मंथन, समुद्र मंथन। 5 नंबर पे आप लगा लीजिए किरातार्जुनीय योग, किरातार्जुनीय योग, किरातार्जुनीय योग। और 6 नंबर पे और अंतिम इसकी कविता है त्रिपुरदा है। तो ये इन्होंने 6 कविता या 6 कहानियों का संग्रह या 6 काव्य इन्होंने लिखे थे। अब चलते हैं इनके युद्ध अभियान की ओर, अब चलते हैं इनके युद्ध अभियान की ओर। यहां पर लगा लीजिए युद्ध अभियान। युद्ध अभियान। और युद्ध क्या लड़े इन्होंने, तो कबड्डी खेली है। क्या लड़ी है, कबड्डी ही खेली है। कैसे, थोड़ा सा मैं आप लोगों को यहाँ पर एक भारत का नक्शा, एक जैसे आप लोगों को समझ में आ जाए उस हिसाब से मैं बना देता हूँ। ज्यादा भारत के नक्शे पे गौर नहीं करना आप लोगों को। मेरे को पता है मैं कोई भूगोल शास्त्री नहीं हूँ, मैं एक आप लोगों को हिस्ट्री पढ़ाने आया हूँ। तो थोड़ा सा भारत का हम एक नक्शा बना लेते हैं जिससे आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ जाए। ऐसा कुछ हमारा भारत का नक्शा है। यहाँ पर किस किस का राज था उसके बारे में बता देता हूँ। देखो ये राजस्थान है हमारा, इधर से निकला हुआ। यहाँ पर किसका राज था, यहाँ पर प्रतिहार मतलब वत्स राज का राज था। कौन था, वत्स राज। यहाँ पर है कन्नौज, ये कौन है, कन्नौज। उस समय सबसे शिक्षित और विकसित जो राजधानी थी वो कौन सी थी, कन्नौज। इसका जो शासक था वो कौन था, इंद्रायुध, इंद्रायुध शासक था। एक बार क्वेश्चन आ गया था कि इंद्रायुध कौन से वंश का था, तो इंद्रायुध आयुच्छद वंश का था। कौन से वंश का था, आयुच्छद, इंद्रायुध आयुच्छद वंश का था। और इधर बंगाल, अगर हम बंगाल की बात करें, यहां पर किसका शासक था, पाल वंश का। और जो शासक था वो कौन था, धर्मपाल। वो कौन था, धर्मपाल। इधर अगर हम दक्षिण की बात करें, दक्षिण, यहां पर किसका शासक था, राष्ट्रकूट शासक था। राष्ट्रकूटों का शासन था। और राष्ट्रकूट का जो शासक था वो कौन था, ध्रुव फर्स्ट। वो कौन था, ध्रुव फर्स्ट। ये इसके समकालीन आसपास आस पड़ोस के जो राजा थे। अब इन सब से इसने लोहा लिया है। और लोहा लिया कहीं कहीं तो इसने जैसे लोहे के जो चने होते हैं वो भी इसने चबा लिए थे। और कहीं कहीं इसने क्या किए थे, बेसन के चने भी इससे नहीं चबा पाए। तो कैसे, वो बताता हूँ। इसका जो पहला युद्ध हुआ था वो किस किस के मध्य हुआ था, इसका युद्ध हुआ था सबसे पहले वत्सराज। देखो इसने आक्रमण क्यों किया था वत्सराज ने, क्योंकि कन्नौज सबसे ज्यादा शिक्षित, विकसित और नदियों से घिरा हुआ और उपजाऊ जमीन वाला क्षेत्र था। तो ये सब भी की नजर किस पे थी, कन्नौज पे थी। तो कन्नौज विजय प्राप्त करने के लिए इसने किस पे आक्रमण किया था, इंद्रायुध पे, इंद्रायुध पर विजय प्राप्त करी थी। अब इंद्रायुध जैसे हारने वाला था, कुछ समय बाद हुआ क्या था, इधर पाल वंश का धर्मपाल भी इसके साथ जुड़ जाता है। कौन, धर्मपाल भी इसके साथ जुड़ जाता है। लेकिन होता क्या है कि वत्सराज की जीत हो जाती है और
इंद्रायुध की क्या हो जाती है, ऐसा माना जाता है कि खोपड़ी तोड़ दी थी इसकी, खोपड़ी तोड़ दी थी इंद्रायुध की। और धर्मपाल कहाँ से भाग जाता है और भागकर वापिस कहाँ आ जाता है, बंगाल आ जाता है, भागकर वापिस बंगाल आ जाता है। और इसने किसके ऊपर विजय प्राप्त कर ली थी, कन्नौज पर विजय प्राप्त कर ली थी। तो ये कौन सी विजय है, कन्नौज विजय। ये कौन सी विजय है, कन्नौज विजय। ये कौन सी विजय थी, कन्नौज। और कन्नौज विजय प्राप्त करने के बाद इसने कौन सी उपाधि धारण करी थी, रणहस्तीन, जो मैंने आप लोगों को बताई थी, रणहस्तीन की उपाधि धारण करी थी। और इसने सिक्के भी चलाए थे, इसने सिक्के चलाए थे। वो कौन, किस नाम से चलाए थे, श्री राणा हस्ती के नाम से इसने क्या चलाए थे, सिक्के चलाए थे। अब हुआ क्या था कि वत्सराज का क्या हो गया था, लालच बढ़ गया था। लालच बुरी बला है, ये यहीं पे आप लोगों को पता चल जाएगी। इसको लगा कि अब नर्मदा नदी को भी पार करके हमें क्या करना चाहिए, दक्षिण के अंदर भी हमें क्या करनी चाहिए, कूच करनी चाहिए। तो दूसरा नंबर का जो युद्ध हुआ था वो किस किस के मध्य हुआ था, वत्सराज और धुर फर्स्ट के मध्य युद्ध हुआ था। क्यों क्यों हुआ था, क्योंकि इसके मन में लालच हो गया है कि अब तो कन्नौज भी अपनी मुट्ठी में है, अब हमें किसी से कोई संकट नहीं है। लेकिन इनको पता नहीं था कि नर्मदा नदी को पार करना इतना आसान काम नहीं है। जो इधर जाएगा, इधर राष्ट्रकूट वंश शासक था, तो नर्मदा नदी को पार करके पूरी सेना को अपने साथ लश्कर को लेके जाएंगे, तो ये क्या है, हार तो निश्चित थी। तो ये लालच क्या इसको मार डाला, ये हार जाता है और ध्रुव फर्स्ट जीत जाता है। इसमें किसकी, वत्सराज की हार जाती है और इसकी जीत हो जाती है। ये वापिस अपनी जगह कन्नौज आ जाता है और कन्नौज में आके अपना शासन करने लग जाता है। क्योंकि ध्रुव, उनको जो दक्षिण के जो राजा थे, इनको तो इनसे कोई मतलब ही नहीं था। ये फालतू के अंदर उड़ती भाड़ो बाथेड़ो करबो, इन्हीं बोले, जो मारवाड़ी में बोले ना, उड़ती भाड़ सो बाथेड़ो। तो यही किया था वत्सराज ने भी इसके साथ, ध्रुव फर्स्ट के साथ। अब इन युद्धों की जानकारी हमें कहाँ पर मिलती है, इनके दरबार में भी कोई दरबारी कवि होंगे, तो उनसे हमें इनके युद्धों के बारे में जानकारी मिलती है। तो इनके युद्धों के बारे में ये हम बोल सकते हैं यहाँ पर, इनके दरबारी कवि। दो महान महान दरबारी कवि हुए थे। सबसे पहला जो नाम है वो कौन है, उद्योधन सूरी। कौन सा है, उद्योधन सूरी, उद्योधन सूरी। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, कौन सी, कुवले माला ग्रंथ, कुवले इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, कुवले माला ग्रंथ। ये कहां पर लिखी थी, जालोर में। ये कहां पर, जालोर में बैठकर लिखी थी। और ऐसा माना जाता है कि इस पुस्तक के अंदर, क्या ऐसा माना जाता है कि इस ग्रंथ के अंदर इन्होंने 18 भाषाओं का उल्लेख किया। 18 भाषाओं का उल्लेख किया। उनमें से एक मारवाड़ी भी है, एक मारवाड़ी ऐसा माना जाता है। तो आप लोग देखो, राजस्थान वालों को थोड़ा सा हमें इस बात की चिंता है कि राजस्थान भाषा इतनी पुरानी है, इसके बाद भी इसको मान्यता नहीं मिली है। क्योंकि ये देखो, कौन से सदी, कम से 7वीं 8वीं सदी के अंदर भी ऐसा लिखा गया है, कोयले माला ग्रंथ के अंदर राजस्थान भाषा के बारे में भी लिखा गया है। फिर भी हमें क्या है, इसके अंदर मान्यता प्राप्त नहीं है। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। तो ये था हमारा वत्सराज। अब चलते हैं हम एक महान शासक की ओर, जिसका नाम है नागभट्ट सेकंड। तो हेडिंग लगा लीजिए, नागभट्ट सेकंड। नेक्स्ट पेज के अंदर ही लिखेंगे, हेडिंग लगा लीजिए। और हमारा कौन सा शासक है, 7 नंबर का शासक, एक महान शासक नागभट्ट नागभट्ट सेकंड। इसका शासन काल था 795 से 833, 795 से 833 ये इसका शासन काल था। इसने लगभग ऐसा माना जाता है कि 38 वर्षों तक इन्होंने शासन किया। और इस शासन के दौरान इसने भी बहुत बहुत महान कार्य किए थे। उसकी महानता का जिक्र आज मैं आप लोगों के सामने प्रकट करने वाला हूं। तो सबसे पहले इसकी जानकारी के बारे में लिख लेते हैं कि नागभट्ट सेकंड की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है।
इसकी जानकारी हमें मिलती है ग्वालियर शिलालेख से। ग्वालियर, इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? ग्वालियर शिलालेख से इसकी हमें जानकारी मिलती है। इसने क्या काम, जो काम किए थे उसके बारे में इसने क्या किया था? जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था क्या इसके बाप के मध्य और जो उज्जैन, जो कन्नौज के मध्य हुआ था, धर्मपाल जो बंगाल के मध्य, और जो राष्ट्रकूट, मतलब त्रिपक्षीय जो संघर्ष हुआ था इसको इसने रोकने का असफल प्रयास किया था। इसने जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था रोकने का असफल प्रयास किया था। क्यों किया था उसके बारे में मैं आप लोगों को आगे जानकारी दे दूंगा। नागभट्ट सेकंड का एक उपनाम था, इसका एक उपनाम था, उसके बारे में लिख लीजिए। इसको किस नाम से? नागवा लोक के नाम से जानते थे। नागवा लोक के बारे में या नागवा लोक के नाम से इसको जानते थे। इसकी उपाधियों के बारे में लिख लेते हैं। इसको कौन कौन सी उपाधियां प्राप्त? सबसे पहले अगर ये छोटा सा काम भी नहीं खेलते हैं ना, तब पहले इनको उपाधियां चाहिए, तो इन्होंने उपाधियों के बारे में लिख लेते हैं। इन्होंने परमेश्वर की उपाधि धारण करी थी, कौन सी? इन्होंने परमेश्वर की उपाधि धारण करी थी। परमेश्वर के महाराजा धीराज भट्टारक, महाराजा धीराज की उपाधि इसके पिता ने करी थी, और महाराजा धीराज भट्टारक की उपाधि किसने करी थी? नागभट्ट सेकंड ने करी थी। तो महाराजा भट्टारक, ये उपाधि किसने करी थी? नागभट्ट सेकंड ने करी थी। इन उपाधियों के बारे में हमें जानकारी कहां से मिलती है? बरकुला शिलालेख से। कहां से मिलती है? बरकुला शिलालेख से हमें इनके बारे में जानकारी मिलती है। उपाधियों की जानकारी हमें बरकुला शिलालेख से मिलती है। इसकी राजधानी कौन सी थी? राजधानी हमें पता है कि इसके बाप ने कन्नौज को जीत लिया था, तो राजधानी कौन सी थी इसकी? कन्नौज। इसकी राजधानी कौन सी थी? इसने कन्नौज को ही राजधानी बनाकर वहीं पे ये क्या करने लग गया था? शासन करने लग गया था। इसके अलावा अगर हम देखें, इसके पिता का नाम वत्स्यराज था। लिख लीजिए, ये छोटी छोटी जानकारियां आपके ज्ञान में इजाफा करने के लिए काफी रहेगी। पिता का नाम क्या था? वत्स्यराज था। इसकी माता का नाम था सुंदरी देवी। माता का नाम था सुंदरी देवी। अब चलते हैं इसके युद्ध अभियानों की ओर, और इनके युद्ध अभियानों को जानकर आप लोगों को खुशी होगी। देखो, युद्ध अभियान, कैसे इसने त्रिपक्षीय जो संघर्ष को किया था, इसने मतलब त्रिपक्षीय संघर्ष को इसने समाप्त करने का एक असफल प्रयास किया था। वो कैसे किया था वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एक भारत का एक मैप बना के, कोई भी हंसेगा नहीं, मेरे को पता आप लोगों को बहुत अच्छा मैप बनाना आता है, लेकिन हमें क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ क्या करनी है? हमें सिर्फ और सिर्फ राजस्थान के इतिहास को पढ़ना है। जो मैप से क्या होता है, आप लोगों को थोड़ा समझ में अच्छा आ जाएगा। ऐसा कुछ हमारा भारत का नक्शा, मेरे को पता है इधर से टेढ़ा मेढ़ा हो गया है। आजकल के युवा आप लोग ऐसे ही भारत का नक्शा बनाते हो। अब लेके चलता हूं मैं आप लोगों को अपनी अपनी जगह। यहाँ पर क्या है, देखो, कन्नौज, और कन्नौज प्रशासक किसका है? नागभट्ट सेकंड का।
कन्नौज पर नागभट्ट सेकंड का हो गया। यहाँ पर उज्जैन, ये भी क्या है, एक शिक्षित और विकसित भारत का उस टाइम पे हिस्सा था उज्जैन। यहाँ पर क्या है, उज्जैन। और उज्जैन का उस वक्त शासन कौन था, चक्रायुध। देखो इंद्रायुध था, कन्नौज का कौन था, इंद्रायुध था। यहाँ पर कौन है, चक्रायुध। यहाँ पर कौन है, चक्रायुध। यहाँ पर चक्रायुध, ये बंगाल हो गया। यहाँ पर वही धर्मपाल यहाँ से वहां से जब कन्नौज पर अधिकार करने के लिए मनसा से गया था, तो ये हार कर या भागकर वापिस कहाँ आ गया था, अपनी राजधानी बंगाल आ गया था। यहाँ पर कौन है, धर्मपाल। यहाँ पर दक्षिण है, दक्षिण में वही राष्ट्रकूट। लेकिन अब की बार क्या हो गया, शासक चेंज हो गया। तो अब की बार कौन हो गया, गोविंद थर्ड। अब की बार कौन है, गोविंद थर्ड। ये उस टाइम पे नागभट्ट जो सेकंड था, उस टाइम पे इसके आसपास के जो महान महान राजा थे, जो महान महान वंश थे, ये उनके बारे में मैंने आप लोगों को एक मैप के हिसाब से समझा दिया। अब इसने युद्ध कैसे लड़े और इसने संघर्ष कैसे किया था, वो बता देता हूं। अब हुआ क्या था कि इसके पिता ने क्या किया, देखो ध्यान से देखना। इसके पिता कौन से थे, वत्सराज। इसने क्या जीत लिया था, कन्नौज। और अब कन्नौज पर अधिकार किसका हो गया, इन्हीं का। और कन्नौज पर अब शासन कौन करने लग गया था, नागभट्ट सेकंड। कन्नौज के बाद जस्ट नीचे ही क्या था, उज्जैन। अब ये चाहते थे कि उज्जैन पर भी ये क्या करे, इनका अधिकार हो जाए। और उज्जैन पे अधिकार हो गया तो फिर यह क्या हो जाएंगे, सबसे अमीर, सबसे शिक्षित, सबसे विकसित और सबसे शक्तिशाली जो शासक या जो सबसे शक्तिशाली वंश कौन सा हो जाएगा, गुर्जर प्रतिहार। लेकिन इस समय गुर्जर जो उज्जैन था, उज्जैन पर इस समय किसका शासक था, चक्रायुध का। किसका, चक्रा युद्ध का शासक था। तो नागभट्ट ने सबसे पहले इसको क्या लिखा था, एक खत लिखा था। क्या लिखा था, कि खत लिखा था, प्रेम का खत लिखा था कि भाई तू मेरे अधीन आ जाए या मेरी शरण में आ जा, तो इसलिए मैं तेरे को माफ कर दूंगा। अगर तू मेरी शरण में नहीं आया तो उज्जैन को क्या कर दूंगा, मैं तहस नहस कर दूंगा, या उज्जैन को अपनी राजधानी बनाना चाहता हूँ, या उज्जैन से अपना कर वसूलना चाहता हूँ, क्योंकि मैं सबसे शक्तिशाली हूँ। तो चक्रायुध ने कहा कि भाई मैं ऐसे तो बिना हार माने नहीं देने वाला। तो युद्ध के ग्राउंड ग्राउंड तैयार हुआ। युद्ध के ग्राउंड में एक तरफ कौन थे, नागभट्ट, नागभट्ट सेकंड। और एक तरफ थे चक्रायुध, एक तरफ थे चक्रायुध। वही धर्मपाल ने जो गलती पहले करी थी, वो गलती इसने कब करी है, अब करी थी। क्या करी थी, वही सोचा था इसने कि चक्रायुद्ध के साथ मिलकर ये क्या कर लेगा, इसके बाप को तो नहीं हरा सकता, लेकिन इसके बेटे को हरा देगा, बेटे को हरा देगा इसके साथ मिलकर। और इसके बाद ये क्या कर लेगा, उज्जैन पे भी अधिकार कर लेगा। और उज्जैन पे हो गया तो कन्नौज पे तो इसका ऑटोमेटिक अधिकार हो जाएगा। तो चक्रायुद्ध के साथ कौन मिल गया वापिस, धर्मपाल मिल गया। कौन मिल गया, धर्मपाल। और इन दोनों ने युद्ध किया। युद्ध करते करते क्या हो गया, इसकी तो हो गई जीत, और इन दोनों को क्या कर दिया, हरा दिया। इस समय वही गुजरात, इस दोनों को मार के इनको क्या मिला दिया था, वहीं पे मिट्टी में मिला दिया। तो इस समय अब कौन जीत गया था, नागभट्ट जीत गया था। तो नागभट्ट ने कहाँ कहाँ शासन कर लिया था, देखो कन्नौज को जीत लिया था इसने। इसने अगर देखा जाए तो भारत का, उत्तर भारत को लगभग लगभग इसने क्या कर लिया था, पूरा जीत लिया था। उत्तर भारत को पूरा पूरा इसने क्या कर लिया था, जीत लिया था। यहाँ कन्नौज इनका अधिकार था ही। फिर उज्जैन पे इनका अधिकार हो गया, कन्नौज पे हो गया। इधर बंगाल पे जिसका धर्मपाल का अधिकार था, इसको भी इसने क्या कर लिया था, जीत लिया था। मतलब नर्मदा नदी के उत्तर के अंदर जितना भी पूरा शासक था, वो किसके अधीन हो गया था, अब नागभट्ट सेकंड के अधीन हो गया था। अब इसके मन में क्या हो गई, लालसा ने जन्म ले लिया। क्या, लालच बुरी बला है, इस बात का आप लोगों को यहां पर पता चल जाएगा। अब हुआ क्या था, इसने क्या किया, नागभट्ट सेकंड ने वही वापिस खत लिखा। अब की बार इसने सोचा कि नर्मदा नदी के दक्षिण में चलते हैं, नर्मदा नदी के दक्षिण में चलते हैं। और दक्षिण में कौन है, राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट का शासक कौन है, गोविंद।
इसको खत लिखा, इसने इतना लंबा खत लिखा कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये वो फलाना ढीमका, इतना लिखते हो जैसे आप लोग व्हाट्सएप पे जैसे टेक्स्ट लिखते हो किसी ना किसी अपनी प्रेमिका को, और लास्ट में आप लोगों के पास जवाब आता है कौन सा, आप लोग ये जवाब सुनकर तालियां बजाओगे, आप लोगों के पास जवाब आता है ये HMM। सिर्फ इतना ही जवाब आता है। ऐसा ही जवाब किसने लिखा था, गोविंद थर्ड ने। किसको लिखा था कि तेरे जैसे बहुत देखे हैं, अगर हिम्मत है तो नर्मदा नदी को पार करके मेरे राज्य में घुसने की कोशिश कर, फिर मैं बता दूंगा कि मैं क्या चीज हूं। ये चीज किसके खटक गई, नागभट्ट सेकंड के खटक गई। तो नागभट्ट सेकंड उसके बाद क्या करता है, कूच करता है। नागभट्ट सेकंड क्या करता है, कूच करता है, और ये क्या करता है, दक्षिण पर आक्रमण की तैयारी करता है। दक्षिण पर आक्रमण की तैयारी। जो गलती इसके बाप ने करी थी, एज इट इज सेम टू सेम गलती किसने करी है, इसके इसी ने, मतलब बाप ने करी गलती वो, कि वो गलती किसने करी है, बेटे ने करी है। तो इसने दक्षिण पर आक्रमण किया, और दक्षिण पर आक्रमण करने के आमने सामने हुए नागभट्ट सेकंड और गोविंद, नागभट्ट सेकंड और गोविंद थर्ड। इसके मध्य बहुत घमासान युद्ध हुआ। इस घमासान युद्ध के अंदर नागभट्ट सेकंड की हार हो जाती है, और गोविंद थर्ड की इसमें क्या हो जाती है, जीत हो जाती है। ये जीत गोविंद थर्ड के लिए एक अहम भूमिका थी, गोविंद थर्ड के लिए एक अहम भूमिका थी, क्योंकि इसने क्या किया था, उसके बाद मालवा के साथ साथ इसने क्या किया था, गुजरात पर भी अधिकार कर लिया था, भी अधिकार कर लिया था। ऐसे आराम से बैठा था नागभट्ट, क्यों फालतू में उड़ती भाड़ के बात छेड़ो कर वो इन्हीं के हुए। राजस्थान में ये ऐसा का ऐसा काम किसने किया था, नागभट्ट सेकंड ने। इसको कुछ नहीं किया, इसने सिर्फ नागभट्ट सेकंड को हराया, और हराते इसने मालवा और गुजरात दोनों पर शासन कर लिया। और ये क्या करता है, अपने राज्य से थोड़ा बहुत हाथ धो बैठता है। इसके बाद नागभट्ट सेकंड अपने कन्नौज में शासन कर रहा था, और वापिस जो गोविंद थे जो राष्ट्रकूट, वो अपने दक्षिण में शासन कर रहे थे। तो ये थी नागभट्ट सेकंड की कहानी। नागभट्ट सेकंड के बाद जो 8 नंबर का जो हमारा राजा आता है, 8 नंबर का जो राजा आता है वो कौन सा आता है, रामभद्र। कौन सा आता है, रामभद्र। रामभद्र का कार्यकाल ज्यादा लंबा नहीं था, 833 से लेके 836 ईस्वी तक इनका शासनकाल था। इन्होंने अपने शासनकाल में 3 साल में तो यही नहीं पता चला कि इन्हें करना क्या है, इसलिए इनका शासनकाल बहुत कम था। इसके बारे में भी हमें जानकारी इतनी नहीं रखनी है। 9वें नंबर पर आता है मिहिर भोज। क्या आता है, मिहिर भोज। एक महान शासक, एक महान कहानी जो हम पढ़ेंगे कल, मिहिर भोज। इनका शासनकाल रहता 836 से लेके 885 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। और इनके शासनकाल की कहानियां, जो काम देखो, जो काम इसके मतलब इसका दादा और जो इसके काम परदादा ने नहीं किया था, वो इसने करके दिखाया था। मतलब जो त्रिपक्षीय संघर्ष चल रहा था उसको पूर्ण रूप से समाप्त और पूरे भारत को जीतने वाला एकमात्र शासन कौन था, मीर भोज। इसकी कहानी हम कल पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर अच्छी लगी है वीडियो तो लाइक कर देना, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।